नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र और कुछ सामान्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और इसी संदर्भ में अपन बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि साहब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें और पढ़ें और फिर आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या है कि साहब जीव विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा? जीव विज्ञान की, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है कि साहब जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है हमारी लास्ट सीईटी के एग्जाम में, 12th सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है भैया? तो जीव विज्ञान की वह शाखा, और जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है कि साहब इसे बोला जाता है बायोलॉजी। क्या बोला जाता है भैया? बायोलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है कि साहब जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो हमने कहा बायोलॉजी जो है कि साहब बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। प्लांट और एनिमल जो है ये दोनों ही सजीव है। तो यहां पर हमने कहा कि साहब जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और जिसमें बायोलॉजी की जिस शाखा में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है कि साहब उसे जूलॉजी कहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा कि साहब हमारा आंसर होगा जूलॉजी। तो हमने कहा कि साहब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है कि साहब उसे जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जूलॉजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है कि साहब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साहब जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो हमने कहा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने किया था। किसने किया था भैया? लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने। तो हमने कहा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करा था लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहब जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि साहब इस जीव विज्ञान को क्या बोला जाता है कि साहब इसे वापस हमने कहा कि साहब इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी के जनक की बात करें तो बायोलॉजी के जनक जो है वो अरस्तु हैं। कौन है भैया? अरस्तु। तो बायोलॉजी के जनक भी कौन है कि साहब बायोलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु है। कौन है भैया? अरस्तु है। और इन्हीं के साथ साथ हमने बात करी कि साहब अरस्तु जो है ये विज्ञान के जनक भी हैं। तो हमने कहा विज्ञान के जनक, और विज्ञान के जनक भी कौन है कि साहब विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। इसी प्रकार से हमने कहा कि साहब जूलॉजी जो है, जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, तो प्राणी विज्ञान के जनक भी कौन है कि साहब प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। तो विज्ञान के जनक भी अरस्तु, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु, और प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक भी कौन है कि साहब जूलॉजी के जनक भी कौन है भैया? तो अरस्तु है। तो हमने कहा जीव विज्ञान के जनक कौन है कि साहब जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। दूसरा हमने कहा कि साहब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हमने कहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है कि साहब विज्ञान दिवस की बात करें कि साहब विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किसके सम्मान में मनाया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि साहब विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है भैया? 28 फरवरी को मनाया जाता है कि साहब विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो हमने कहा ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सीवी रमन। किसके सम्मान में मनाया जाता है भाई? सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है। सीवी रमन की बात करें कि साहब इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या नाम है भैया? इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इन्होंने क्या किया था कि साहब इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? रमन प्रभाव की खोज करी थी। और रमन प्रभाव की खोज जो है कि साहब इन्होंने कब करी थी कि साहब इन्होंने करी थी 1928 को। कब करी थी भैया? 1928 को रमन प्रभाव की खोज करी थी।
और इसी खोज के उपलक्ष्य में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1930 को। कब किया गया था? 1930 को। तो विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और किसके सम्मान में मनाया जाता है? कि साहब सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है। यानी पूरा नाम क्या है इनका? चंद्रशेखर वेंकट रमन। खोज किसकी करी थी? रमन प्रभाव की। कब करी थी? 1928 को। और इसी खोज के उपलक्ष्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1930 को। विज्ञान दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया था? तो विज्ञान दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था 1986 से। कब से मनाना प्रारंभ किया गया था भैया? 1986 से मनाना प्रारंभ किया गया था। तो पहली बार जो विज्ञान दिवस मनाया गया था वो 28 फरवरी 1986 से मनाना प्रारंभ किया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? कि साहब हमारा आंसर होगा 28 फरवरी। तो विज्ञान दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया? 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और कब से मनाना प्रारंभ किया गया? 1986 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कि साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में सर्वप्रथम पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ते हुए आंसर का चयन करें। तो हमने कहा हमारे पास क्वेश्चन क्या है? कि साहब क्वेश्चन हमारा है तो आहार नाल के किस भाग में सर्वप्रथम पाचन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है? तो आहार नाल के किस भाग से पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो हमने कहा आहार नाल के कौन से भाग से होती है? तो वो होती है भैया मुख गुहा से। कौन से भाग से प्रारंभ होती है? कि साहब मुख गुहा से जो है आहार नाल की पाचन की प्रक्रिया, आहार नाल में पाचन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। यहां पर हमने कहा कि साहब हमारी जो लार है, इस लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन और इसी को बोला जाता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज भी कौन सा? तो हमने कहा यहाँ लार में पाया जाता है और इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? कि साहब इसे लारिये एमाइलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? लारिये एमाइलेज कहा जाता है। जो ये लारिये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कि साहब ये एंजाइम जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसको तो हमने कहा कि साहब ये जो एमाइलेज एंजाइम है, ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कि साहब ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। स्टार्च क्या है? कि साहब स्टार्च एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है भैया? कि साहब स्टार्च एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। उसकी तुलना में जो माल्टोज है, कि साहब माल्टोज क्या है? तो माल्टोज है सरल कार्बोहाइड्रेट। क्या है भैया? सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन से पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम होता है? तो ये भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब कौन से पोषक तत्व का पाचन हमारी आहार नाल में सर्वप्रथम होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट है। और कौन से भाग से भोजन का सर्वप्रथम पाचन होता है? तो आहार नाल के कौन से भाग से सर्वप्रथम पाचन हुआ? तो हमने कहा मुख गुहा से। और यहां पर भी किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट की भी स्टार्च अवस्था को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साहब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन से पोषक तत्व का पाचन, कौन से पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल गया कि साहब कौन से पोषक तत्व का पाचन होता है? तो इसका आंसर, इसके बारे में अपन ने अभी अभी डिस्कस करा है। कौन से पोषक तत्व का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारी आहार नाल में सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। और इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? तो हमने कहा था अभी अभी कि साहब जो स्टार्च है, इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है? तो हमने कहा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। और ये स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कि साहब ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट। तो इसी कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारी आहार नाल में सर्वप्रथम प्रारंभ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकाहारी जंतुओं में कौन से दांत जो है वो अनुपस्थित होते हैं। यहां पर हमने कहा है शाकाहारी जंतुओं में कौन से दांत जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं, तो हमने कहा हमारे दांत जो हैं कार्य और संरचना के आधार पर। किसके आधार पर भैया? कार्य और संरचना के आधार पर दांतों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है कि साहब ये जो दांत है हमारे, कि साहब इन दांतों की बात करें तो इन दांतों को कार्य और संरचना के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो हमने कहा इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है कि साहब कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 भाग हैं। यही हमने कहा कि साहब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो हमने कहा ये 4 प्रकार के दांत हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हैं जिनमें से हमने कहा कि साहब ये जो कैनाइन दांत है, कौन से दांत है भैया? कैनाइन जो दांत है हमारे, ये कैनाइन दांत, और ये कैनाइन दांत जो है ये मांसाहारी जंतुओं में तो ज्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में कैसे होते हैं कि साहब ये मांसाहारी जंतुओं में होते हैं सुविकसित प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के? सुविकसित प्रकार के होते हैं। जबकि हमने कहा कि साहब शाकाहारी जंतुओं की बात करें, शाकाहारी जंतुओं की बात करें तो शाकाहारी जंतुओं में ये दांत जो है ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो कौन से दांत जो है शाकाहारी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं? तो हमने कहा कौन से दांत जो है वो शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि साहब हमारा आंसर होगा कैनाइन। तो कैनाइन दांत जो है ये शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते, जबकि मांसाहारी जंतुओं में कैसे होते हैं कि साहब मांसाहारी जंतुओं में ये सुविकसित प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि साहब मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो हमने कहा मानव शरीर का क्या, जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? साहब हमने कहा कि साहब हमारे ये जो दांत है, दांत और इन दांतों का जो बाह्य चमकदार आवरण होता है, कौन सा आवरण भैया? कि साहब बाह्य चमकदार आवरण जो है कि साहब ये बाह्य चमकदार आवरण को क्या बोला जाता है कि साहब इसे कहा जाता है इनेमल। तो दांतों का बाह्य चमकदार आवरण को क्या बोला जाता है कि साहब इसे इनेमल कहा जाता है। और इनेमल जो है ये क्या है? ये है भैया जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ। कैसा पदार्थ है भैया? तो हमने कहा जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। तो हमने कहा हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हमने कहा दांतों का इनेमल जो है ये जंतु जगत का कैसा पदार्थ है कि साहब ये सबसे कठोर पदार्थ है। आरी बात सुन में, यहां से हमने बात करी कि साहब वयस्क मनुष्य में, कौन से मनुष्य की बात हो रही है कि साहब वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े या ऊपरी जबाड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या बतानी है। कौन से दांतों की संख्या बतानी है कि साहब चवर्णक दांतों की संख्या बतानी है। तो हमने कहा था कि साहब ये जो दांत है इन दांतों को अपन ने कितने भागों में डिवाइड कर दिया था, तो हमने वापस इसकी की बात करें तो इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया था कि साहब कौन कौन सा कि साहब इंसाइजर है, कौन सा है दूसरा कि साहब दूसरा है कैनाइन, तीसरे प्रकार के दांत हैं प्रीमोलर। कौन से हैं भैया कि साहब प्रीमोलर हैं। और चौथे प्रकार के दांत कौन से हैं कि साहब ये मोलर है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है कि साहब इन्हीं को बोला जाता है चवर्णक। क्या बोला जाता है भैया? चवर्णक बोला जाता है। इनकी संख्या की बात कर लें अपन कि साहब इन सबकी संख्या कितनी होती है, तो हमने कहा कि साहब इंसाइजर की संख्या की बात करें तो इनकी 4/4 बराबर 8 इनकी संख्या होती है। कैनाइन की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 2/2 बराबर 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या बात करें तो 4/4 बराबर 8 होती है।
और मोलर की संख्या की बात करें तो यहाँ 6/6 बराबर इनकी संख्या होती है। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा है कि साहब ये 6/6 क्या है, ये गणित वाला 6/6 नहीं है कि साहब काट दो तो 1 आ जाएगा, ये है भैया। तो हमने कहा ये ऊपरी जबड़े के दांत हैं। कौन से दांत है कि साहब ये ऊपरी जबड़े में उपस्थित दांत है, जबकि ये कौन से दांत हैं कि साहब ये है निचले जबड़े में उपस्थित दांत। तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हमने कहा है एक तो चवर्णक दांत दिया है, मोलर दांत दिया है, इसके ऊपरी जबड़े में हमने कहा है, तो यहां पर ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या कितनी है, तो हमने कहा 6। तो हमारा आंसर क्या होगा कि साहब आंसर होगा हमारा 6। तो ऊपरी जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है कि साहब 6 होती है। दांतों से इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसके पहले यहां से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो इंसाइजर का पूछा गया था। एक बार एग्जाम में इंसाइजर का भी सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्वेश्चन क्या था कि साहब वो भी था इंसाइजर दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, तो 4 होती है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने कहा यहां पर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है, ऐसा मोलर दांत की संख्या बतानी है, वो भी कौन से जबड़े में, ऊपरी जबड़े में। तो कितनी होती है भैया, तो वो होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि साहब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि साहब ये है अक्ल दाढ़ के बारे में। कि साहब अक्ल दाढ़ क्या होती है, किसे कहते हैं अक्ल दाढ़ के बारे में, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में सुन लें कि साहब अक्ल दाढ़ क्या होती है। तो अक्ल दाढ़ के बारे में हमने कहा कि साहब तीसरे मोलर दांत को क्या बोला जाता है, कि साहब तीसरे मोलर दांत को कहा जाता है अक्ल दाढ़। जैसे हमने कहा कि साहब हमारे 2 जबड़े हैं, कि साहब ये ऊपरी जबड़ा है और ये कौन सा जबड़ा है, कि साहब ये निचला जबड़ा है, और इन दोनों जबड़ों को अपन इस प्रकार से आधे आधे भागों में डिवाइड कर दें, कि साहब ये आधे आधे भागों में डिवाइड कर दें। तो हमने कहा कि साहब इनकी संख्या की बात करें थोड़ा सा, तो हमने कहा इनकी संख्या क्या होगी, तो हमने कहा यहाँ पर कि साहब कितने दांत होते हैं, तो इंसाइजर दांत जो है वो हमने कहा कि साहब ये इंसाइजर दांत हैं। तो इंसाइजर दांत कितने हो गए कि साहब ये 4 ऊपरी जबड़े में हो गए। तो सेम टू सेम स्थिति ऐसी है क्या कि साहब यहाँ पर निचले जबड़े में भी इंसाइजर की संख्या कितनी होगी, कि साहब इंसाइजर की संख्या जो है यहाँ पर कितनी होगी भैया, तो हमने कहा 4 होगी। इसी प्रकार से हमने कहा इंसाइजर के बाद क्या आता है, कि साहब यहाँ पर ये कैनाइन आता है, और कैनाइन की बात करें तो ये यहाँ पर इस प्रकार से कैनाइन है। फिर उसके बाद प्री मोलर आते हैं, कि साहब ये प्री मोलर जो है ये 2 आते हैं, तो 2 प्री मोलर जो है वो इधर होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कैनाइन होगा, और कैनाइन के बाद 2 प्री मोलर दांत जो है वो ये होंगे, यहाँ पर ये कैनाइन, और 2 प्री मोलर दांत जो है यहाँ पर ये होंगे, 2 प्री मोलर दांत। अब कौन से प्रकार के दांत बचे, तो हमने कहा अब कौन से प्रकार के दांत हैं, तो हमने कहा कौन से प्रकार के दांत हैं कि साहब अब बचे हैं मोलर दांतों की संख्या बची है। तो हमने कहा कि साहब ये मोलर दांत कितने होते हैं, तो ये होते हैं भैया कि साहब ये 3 इस साइड होंगे, तो 3 इस साइड होंगे। उसी प्रकार से हमने कहा 3 इस तरफ होंगे, तो 3 इस तरफ होंगे, तो ये मोलर दांत है। कौन से दांत है भैया, मोलर दांत है। और इनके बारे में हमने कहा कि साहब ये पहला मोलर है, ये दूसरा मोलर है, ये तीसरा मोलर है। उसी प्रकार से ये पहला दूसरा तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, कि साहब ये जो तीसरे मोलर दांत हैं, तो तीसरे मोलर दांत को क्या बोला जाता है, अक्ल दाढ़ कहते हैं। तो हमने कहा ये तीसरी जो दाढ़ है हमारी, कि साहब ये तीसरी दाढ़ को क्या बोला जाता है, तो हमने कहा कि साहब ये तीसरा मोलर दांत। कौन सा भैया, कि साहब तीसरा मोलर दांत को ही क्या बोला जाता है, कि साहब इसे कहा जाता है अक्ल दाढ़। और इनकी संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, कि साहब ये 4 संख्या इनकी होती है। मानव में अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, तो ये मानव में कौन से अंग के रूप में पाए जाते हैं, कि साहब अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। आई बात समझ में, तुम्हारा आंसर क्या होगा, तीसरी दाढ़ होती है कौन सी, अक्ल दाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा अंग
शरीर में पित्त का स्त्रवण करता है। किसकी बात हो रही है कि साहब पित्त की बात हो रही है कि साहब पित्त रस की बात करें तो पित्त रस का स्त्रवण कौन करता है? तो हमने इस पित्त रस के बारे में कहा कि साहब यकृत जो है, यकृत, लीवर की बात करें तो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इस यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है। किसका स्त्रवण किया जाता है भैया? कि साहब पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है, बाइल जूस का स्त्रवण किया जाता है। और इसी पित्त रस के बारे में हमने कहा कि साहब ये क्या काम करता है? तो पित्त रस का काम होता है वसा का पायसीकरण। क्या काम होता है भैया? वसा का पायसीकरण। तो पित्तरस का काम क्या होता है कि साहब पित्तरस का काम होता है वसा का पायसीकरण। और पायसीकरण का मतलब क्या होता है कि साहब जो आप तेल और घी जैसी चीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं पाई जाती है। इन वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को पित्तरस किसमें कन्वर्ट कर देता है कि साहब छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देता है। और इसी को क्या बोला जाता है कि साहब इसी को वसा का पायसीकरण कहा जाता है। तब जाकर इस पायसीकृत वसा पर फिर लाइपेज एंजाइम काम करता है और वसा का ठीक प्रकार से क्या होता है कि साहब पाचन होता है। तो हमने कहा पित्तरस का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्तरस का स्त्रवण किया जाता है भैया यकृत के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा पित्तरस का स्त्रवण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साहब निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? संचय का मतलब होता है कि साहब पित्त का संग्रहण कौन करता है, इकट्ठा कौन करता है? तो इसके बारे में अपने अभी अभी थोड़ी सी चर्चा करी थी कि साहब हमने कहा था कि साहब हमारा जो लीवर होता है, क्या होता है भैया? लीवर की बात करें कि साहब ये लीवर की बात करें तो हमने कहा कि साहब ये हमारा क्या है कि साहब ये हमारा लीवर है। क्या है भैया? कि साहब हमारा लीवर है। और इस लीवर को हम कितने भागों में डिवाइड कर दें कि साहब इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया कि साहब एक तो दायां पिंड और दूसरा कौन सा है? बायां पिंड। तो यहां पर हमने कहा कि साहब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, ये दायां और ये कौन सा पिंड है कि साहब ये बायां पिंड है। और यहां पर हमने कहा कि साहब ये दाएं पिंड के नीचे एक गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है और इसी गुब्बारे नुमा संरचना को जो है वो क्या बोला जाता है कि साहब इसे बोला जाता है पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर। और इसी गोल ब्लैडर में कौन से रस का संग्रहण किया जाता है कि साहब पित्त रस यानी बाइल जूस का संग्रहण किया जाता है। कि साहब ये पित्ताशय जो है कि साहब एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है जो दाएं पिंड के नीचे यहां से निकली हुई प्रतीत होती है और इसी में जो है किसका संग्रहण किया जाता है कि साहब पित्तरस का संग्रहण किया जाता है। तो पित्तरस का संग्रहण कहां किया जाता है कि साहब पित्ताशय में किया जाता है, गॉल ब्लैडर में किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि साहब हमारा आंसर होगा पित्ताशय। आ रही बात समझ? इसके बाद हम बात करें कि साहब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो यहां पर कौन सा क्वेश्चन है? तो हमने कहा निम्न में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और ध्यान से पढ़कर फिर उसके आंसर का चयन करें। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अंग, साहब यहां पर चार अंग दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पाचक रस नहीं बनाता है? चार अंग है, मूत्राशय, आमाशय, यकृत और अग्नाशय। यहां पर अपन एक एक के बारे में बात करें तो आमाशय के बारे में हमने कहा कि साहब आमाशय तो HCl का स्त्रवण करता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पर कि साहब HCl अम्ल पाया जाता है। और HCl अम्ल जो है कि साहब यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में पेप्सिन एंजाइम की सहायता से प्रोटीन का पाचन किया जाता है। और वो अम्लीय माध्यम कौन प्रदान करता है? तो वो HCl प्रदान करता है। यकृत की बात करें कि साहब यकृत के बारे में क्या बात है? तो अभी अभी अपन ने यकृत के बारे में भी अपन ने पढ़ा है कि साहब इसके द्वारा पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है। किसका स्त्रवण किया जाता है भैया? तो हमने कहा पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है। जबकि अग्नाशय के द्वारा बात करें कि साहब अग्नाशय के द्वारा कौन से रस का स्त्रवण किया जाता है? तो हमने कहा इसके द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रवण किया जाता है।
और अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक और शक्तिशाली पाचक रस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्वों के पाचन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सभी भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। तो हमने कहा कि साहब कौन सा पाचक रस नहीं बना रहा है कि साहब ये जो मूत्राशय है, ये मूत्राशय किसका पार्ट है कि साहब ये उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है, और मूत्राशय में मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा कि साहब हमारा आंसर होगा मूत्राशय। तो मूत्राशय में जो है मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, या कोई किसी प्रकार का पाचक रस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है भैया? तो हमने कहा स्टार्च की बात करें कि साहब स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात पर ध्यान देना है कि साहब यहां पर जो स्टार्च है वो स्टार्च एक प्रकार का क्या है कि साहब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? स्टार्टिंग में तो हमने बात करी थी कहां पर होता है, तो मुख गुहा में होता है, और स्टार्च को यहाँ पर माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, और माल्टोज से फिर आगे क्या बनता है कि साहब ग्लूकोज बनता है। तो हमने कहा कि साहब ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है कि साहब माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। और स्टार्च एक प्रकार का क्या है कि साहब ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है कि साहब जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या है कि साहब हमने कहा ये सरल कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च की तुलना में। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? सरल कार्बोहाइड्रेट है। और यहां पर ये कौन सा एंजाइम पाया जाता है कि साहब यहां पर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। हालांकि यहां पर जो हमारा आंसर दे रखा है ये ग्लूकोज दे रखा है, यहां पर भी इस माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम क्रिया करता है और उसे सरल ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा कि साहब एमाइलेज एंजाइम होगा। और ये एमाइलेज एंजाइम जो है वो किसका पाचन कर रहा है कि साहब ये भैया किसका पाचन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साहब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि साहब पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि साहब पाचक रसों की बात करें तो पाचक रसों में कौन सा है कि साहब ये पाचक रस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक प्रकार का पाचक रस है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये किसके द्वारा या कहां पर पाया जाता है कि साहब ये आमाशय में पाया जाता है। और हमारी आमाशय में जो जठर ग्रंथियां होती है, कौन सी ग्रंथियां होती है भैया? जठर ग्रंथियां। और ये जठर ग्रंथियां जो है ये जठर रस का स्त्रवण करती है। कौन से रस का? जठर रस का। और इसी जठर रस का एक भाग जो है वो कौन सा है कि साहब ये HCl अम्ल है, जो भोजन का अम्लीय माध्यम में क्या करता है कि साहब भोजन का अम्लीय माध्यम में पाचन करता है। तो हमने कहा HCl अम्ल जो है वो क्या है कि साहब ये एक प्रकार का हमारा पाचक रसों में सम्मिलित है, पाचक रसों में पाए जाने वाला अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साहब लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो इसके बारे में तो अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं कि साहब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लारिये एमाइलेज पाया जाता है। और लारिये एमाइलेज एंजाइम जो है कि साहब ये किसका पाचन करता है? तो ये स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च एक प्रकार का क्या है साहब? कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कहा यहां पर किसका पाचन होता है? तो यहां पर पाचन होता है भैया स्टार्च का। तो हमारा आंसर क्या होगा कि साहब हमारा आंसर होगा स्टार्च। तो यहां पर जो लार में जो सर्वप्रथम पाचन होता है या पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट की भी कौन सी अवस्था की? तो वो होती है भैया स्टार्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोजन प्राय किसमें पचता है? यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि साहब भोजन का प्राय पाचन कहां होता है। प्राय का मतलब है भोजन का अधिकांश पाचन कहां होता है? भोजन का अधिकांश पाचन कि साहब यहां पर इसका अर्थ क्या है कि साहब भोजन का
प्राय पाचन किसमें अब किसमें पचता है, तो अधिकांश पाचन किसमें होता है, तो हमने कहा कि साहब अधिकांश पाचन किसमें होता है, तो अधिकांश पाचन होता है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। कौन से भाग में भैया, ग्रहणी भाग में। तो हमने कहा कि साहब भोजन का अधिकांश पाचन जो है कि साहब ये छोटी आंत में होता है। लेकिन इस छोटी आंत के कितने भाग हैं कि साहब इसके 3 भाग हैं कि साहब कौन कौन सा, कि साहब एक तो ग्रहणी है जिसको हमने क्या बोला कि साहब इसे बोला जाता है ड्यूडेनम, और दूसरा हमने कहा कि साहब दूसरा भाग कौन सा है कि साहब दूसरा भाग जो है वो जैजुनम है, और तीसरा भाग जो है वो कौन सा है कि साहब तीसरा भाग है एलियम। आई बात समझ। तो हमने कहा कि साहब यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन या पूर्ण पाचन कहां होता है कि साहब ग्रहणी में, लेकिन हमारे ऑप्शन में ग्रहणी नहीं दे रखा है, हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है कि साहब छोटी आंत दे रखा है। तो भोजन का अधिकांश पाचन जो है वो कहां होता है कि साहब कहां होता है भैया, तो छोटी आंत में होता है। अगर आपसे पूछा जाए छोटी आंत के कौन से भाग में भोजन का सर्वाधिक या पूर्ण पाचन होता है, तो वो कौन से भाग में होता है भैया, ग्रहणी या ड्यूडेनम में होता है। लेकिन यहां पर ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्या दे रखा है, छोटी आंत। तो हमारा आंसर क्या होगा, सब हमारा आंसर होगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साहब हमने कहा आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकांश अवशोषण होता है। तो यहां पर अवशोषण की बात करें तो अभी अभी अपन ने बात करी है कि साहब छोटी आंत्र के कितने भाग हैं कि साहब 3 भाग हैं। तो छोटी आंत्र का जो तीसरा भाग जिसकी बात करी थी हमने इलियम। आई बात में, इस इलियम भाग में क्या होता है कि साहब यहां पर होता है सर्वाधिक अवशोषण। क्या होता है भैया, सर्वाधिक अवशोषण। लेकिन यहां पर भी हमने कहा कि साहब यहां पर इलियम भाग नहीं दे रखा है। ऑप्शन है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। और इलियम की बात करें तो ये किसका भाग है कि साहब ये भाग किसका है भैया, तो ये भाग है छोटी आंत का। तो हमने कहा हमारा यहां पर आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा यहां पर छोटी आंत। कौन सा होगा भैया, छोटी आंत। तो भोजन का, ध्यान से सुने, भोजन का संपूर्ण पाचन या अधिकांश पाचन भी छोटी आंत में होता है, और भोजन का सर्वाधिक या पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण जो है वो भी छोटी आंत में होता है। लेकिन छोटी आंत के कौन से भाग में हो रहा है कि साहब इलियम भाग में हो रहा है। कौन से भाग में भैया, इलियम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साहब आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो हमने कहा कि साहब आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो हमने कहा ये बृहदांत का मतलब है बड़ी आंत। तो हमने कहा सबसे लंबा भाग जो है वो क्या है कि साहब ये है छोटी आंत। क्या है भैया, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो हमारी आहार नाल का कौन सा भाग है कि साहब ये सबसे लंबा भाग है। तो छोटी आंत जो है, क्षुद्रांत्र जो है, ये हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और इसके भी सबसे लंबे भाग की बात करें तो इलियम भाग जो है वो सर्वाधिक लंबा भाग होता है छोटी आंत्र का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है। तो हमने कहा मानव शरीर में जो ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, वो किस रूप में किया जाता है भैया। तो हमने कहा किस रूप में इसे स्टोर किया जाता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है इसे स्टोर किया जाता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमारा जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का क्या कि साहब हमने कहा ग्लूकोज का संग्रह जो है, इसका स्टोर जो है वो किस रूप में किया जाता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है भैया, ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। तो आज तक का अपना यहीं पर समाप्त होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।